मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर रेडियो एक्टिविटी टॉपिक और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। तो देखते हैं जी आगे हमारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है। और अगर आपको कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हो। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी इज द फ्यूजन ऑफ। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? देखिए जी, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई पदार्थ जहां से आपका अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हो, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? रेडियो एक्टिविटी कहते हो। तो रेडियो एक्टिविटी में जो है विखंडन होता है किसी एक जो है आपके न्यूक्लियस का, और वो न्यूक्लियस कौन सा होना चाहिए आपका? दैट इज फिजनेबल न्यूक्लियस होना चाहिए, रेडियो एक्टिव मटीरियल होना चाहिए, जिसमें आपका न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर लगता है, एनर्जी रिलीज होती है और आपके न्यूक्लियस जो है स्प्लिट होकर इस तरीके से चेन रिएक्शन बना लेते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा कि ये जो है किस चीज का विखंडन है? ये एक नाभिक विखंडन है, न्यूक्लियस विखंडन है। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, इन कथनों को आपने सही लगाना है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को चयन करना है। कैसे? तो जीरो मास जो होता है ये किसका होता है? जीरो मास। ठीक है, तो जीरो मास जो होता है आपका दैट इज फोटोन का। फोटोन का जीरो मास होता है, जीरो आपका शून्य द्रव्यमान देखने को आपको मिलता है, और ये होता है जीरो मास प्लस रेस्ट एनर्जी, यानी कि जीरो मास और रेस्ट एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी भी जीरो। फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज जो है ये किसका होता है? फ्रैक्शनल चार्ज होता है आपका क्वार्क का। इट्स नॉट कुरेक, इट्स क्वार्क। ये गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है क्वार्क। ठीक है, सो क्वार्क का जो है आपका दैट इज द फ्रैक्शनल, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्वार्क का जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है फ्रैक्शन में होता है, या तो ये -1/3 होते हैं या फिर ये होते हैं 2/3 एलिमेंट्री चार्ज के। तो दिस इज द फ्रैक्शन। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल स्पिन, आंशिक स्पिन जिसे आप कहते हैं, तो वो होता है किसका? पॉजिट्रॉन का। पॉजिट्रॉन का 1 ऑप्शन। पॉजिट्रॉन का मतलब कैसे कि पॉजिट्रॉन का या तो फ्रैक्शनल स्पिन हो क्या होगा? +1e, या फिर स्पिन होगा आपका हाफ। ठीक है, क्योंकि पॉजिट्रॉन का मतलब देखो, पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन ये होता है, और ये क्या होता है आपका? पॉजिट्रॉन होता है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और इसका स्पिन होता है 1/2। याद रखना, ये क्वेश्चन याद ही रखने वाले हैं। तो ये बनेगा जी आपका पॉजिट्रॉन का फ्रैक्शनल स्पिन। नेक्स्ट है इंटीग्रल स्पिन। इंटीग्रल स्पिन किसका होता है? वो होता है न्यूट्रिनो का। ये बनेगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, न्यूट्रिनो का होता है आपका दैट इज द इंटीग्रल स्पिन। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और हाफ इंटीजर स्पिन होता है, और ये सारे एविडेंस शो करते हैं कि आपका जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? 4312 इज द करेक्ट आंसर। 4312 ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। एक आपको मैं बताता हूं, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो आपकी ऑब्जर्वेटरी है कहां पे? थेनी। थेनी तमिलनाडु के अंदर देखने को आपको मिलती है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहां पे है? थेनी के अंदर है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट वन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है ढूंढा किसने था? वो ढूंढा था बैक्यूरल ने, ढूंढा था हेनरी बैक्यूरल ने। 2 पर्सन और भी इन्वॉल्व थे। कौन कौन से? मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी भी इन्वॉल्व थे, लेकिन जो क्रेडिट दिया जाता है वो बैक्यूरल को ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि इनका मेन हाथ था। तो इसीलिए इसके यूनिट भी क्या है? बैक्यूरल के अंदर आते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। क्लियर? या फिर आप इसको कह देते हो आपका क्यूरी यूनिट भी कह देते हो, बैक्यूरल और क्यूरी। 1 क्यूरी कॉरस्पॉन्ड टू द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम 226 ओरिजिनल यूनिट होते हैं। तो 3.7 × 10⁻10 रेडियो एक्टिव डिके पर सेकेंड ऐसा यूनिट क्या होते हैं? बैक्यूरल और क्यूरी भी आप इसको कह देते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा। रेडियन की बात करता हूं तो रेडियन होता है एंगल का, कोण जिसे आप कहते हैं, एंगल कोण का। स्टीरेडियन जो आपका ठोस कोण होता है, दैट मीन्स सॉलिड एंगल का। ठीक है, और केल्विन किसका होता है? केल्विन होता है टेम्परेचर का, तापमान का। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, बैक्यूरल इज द करेक्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो आपके परमाणु रिएक्टर होते हैं, इनमें से कौन सा जो तत्व है उनके लिए आवश्यक होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर? तो ये यूज होता है आपका दैट इज द जर्कोनियम। जर्कोनियम यूज किया जाता है। वाई जर्कोनियम? क्योंकि ये जितना भी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसकी आउटर कवरिंग बनाने में आपका जर्कोनियम यूज होता है। और जो आपकी सिलेंड्रिकल फ्यू रोड्स होती हैं जो पावर की तरह एक्ट करती हैं चेन रिएक्शन के अंदर, और जो आपके यूरेनियम ऑक्साइड जो होता है, यूरेनियम ऑक्साइड जहां पे आपका फ्यूजनेबल मटेरियल होता है, वो किसके अंदर स्टोर होता है? आपका जर्कोनियम के अंदर स्टोर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन इज द
द करेक्ट आंसर। टंगस्टन की बात करता हूं, टंगस्टन में जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का होता है फिलामेंट। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि इसका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या होता है इसका? हाई होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निकल को हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में। जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जो आपका सैचुरेशन जो हम यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, असंतृप्त से संतृप्त जो है आपका वसा बनाई जाती है, उसमें निकल यूज़ होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन पास करते हैं लेकिन निकल एज ए कैटलिस्ट उसमें अंदर यूज़ होता है। कोबाल्ट जो होता है हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में कोबाल्ट जो होता है आपका, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B12, जिसे आप साइनोकोबालामिन कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द राइट वन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। अभी मैंने आपको डिस्कवर बताया था कौन? दैट इज हेनरी बैकुरल, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, दैट इज बैकुरल इज द करेक्ट आंसर। रदरफोर्ड की बात करता हूं तो रदरफोर्ड ने जो है आपका प्रोटॉन का नाम दिया था, ठीक है। और प्रोटॉन डिस्कवर किसने किए थे? गोल्डस्टीन ने। और नामांकन किसने किया था? आपके रदरफोर्ड ने किया था। यहाँ पे कर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्यूरी वर्ड आता, क्यूरी, तो क्यूरी क्या होता है? आपके रेडियो एक्टिविटी यूनिट है, वैसे तो आपके बैकुरल यूनिट हैं और क्यूरी भी यूनिट कह देते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि क्यूरी एक ऐसी चीज़ होती है कि ऐसे चीज़ें, ऐसा टेम्परेचर के ऊपर जहाँ पे आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की तरह काम करना स्टार्ट कर दें। जो जाने कि जहाँ पे चुंबक ज्यादा है वो कम चुंबक में, और जो कम चुंबक वाली है वो बिल्कुल ही चुंबक में ना काम करें, तो दैट इज कॉल्ड आपका क्यूरी टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहां पे सारी आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, मैग्नेटिक पावर्स चेंज हो जाती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, बैकुरल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 4 महीने है। जब वो उसका 3/4 हिस्सा जब खत्म होगा तो उसका कितना आपका टाइम पीरियड में हो जाएगा? अब एक चीज देखिए, हाफ लाइफ उसने कितनी बता रखी है? 4 महीने बता रखी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 महीने के बाद सब्सटेंस कितना रह गया? हाफ रह जाएगा, क्योंकि हाफ तो खत्म हो चुका है, 4 महीने के बाद हाफ रह जाएगा। इसका मतलब 8 महीने के बाद वो कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। ऑब्वियसली बात है, उसका हाफ हो रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 8 महीने के बाद करूं, ओरिजिनल कितना था? 1 था, अब कितना रह गया? 1/4 रह गया। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूं, माइनस करता हूं, तो इसका 4 - 1/4 आ जाएगा, दैट मींस 3/4 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 3/4 आपका डिके हो जाएगा सब्सटेंस, तो वो कितना टाइम में हो जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है भाई, 8 महीने में देखने को आपको मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। आप इसको याद रखना है, आपको तरीका याद रखना है। हाफ सब्सटेंस वो कह रहा है कि 4 महीने में खत्म हुआ, तो इसका मतलब हाफ कितना पीछे हाफ रह गया ना, तो हाफ कितने टाइम में मतलब हाफ जो रह गया वो 4 महीने में जो खत्म होगा। अगर मैं बात करता हूं इसका जो है 1/4, हाँ, हाफ जो है 4 महीने में खत्म हुआ, तो इसका मतलब 4 महीने में हाफ रह जाएगा, मतलब आगे 4 महीने में आधा खत्म होगा। इसका अगर आधा करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे दुगना करना पड़ेगा टाइम, तो 8 महीने टाइम आ गया। तो ऐसे मैंने इसको फिर माइनस कर दिया और 3/4 आ गया, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। कई लोग इस तरीके से प्रेफर भी करते हैं, बट मैं इस तरीके से प्रेफर नहीं करता। ये आपका कॉमन लॉजिक वाली चीज़ें हैं, तो उसमें आप याद कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, 8 महीने। रेडियो एक्टिविटी डिके हो रहा है आपका यूरेनियम का, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? लेड रहता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा एंड प्रोडक्ट लेड रहेगा, और लेड जो होता है, लेड की ओर है आपकी गैलिना, याद रखना है आपको। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। बाकी जो आपके सब्सटेंस हैं ये सारे के सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा रेस जहां से निकलती हों, ठीक है। रेडियम को डिस्कवर किसने किया था? मैरी क्यूरी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी। थोरियम जो मिलता है हमारे मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट सैंड कहां पे? ये केरल के अंदर। तो वहां पे आपको मेनली क्या मिलता है? आपको देखने को थोरियम देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भाई? डी ऑप्शन बनेगा। लेड इज द करेक्ट आंसर, लेड। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 जो है यूज होता है रेडिएशन थेरेपी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इमिट क्या करता है? देखिए, ये इमिट करता है हमेशा गामा रेस। गामा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो ही हम रेडिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर तक चली जाती हैं। तो गामा रेस यूज़ की जाती हैं आपकी कोबाल्ट 60 आपका कैंसर ट्रीटमेंट में। मैंने आपको बताया था ना अभी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो वही आपका कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गामा रेस। एक्सरे लिखा हुआ है, एक्सरे से होता है। एक्सरे किसने डिस्कवर करी थी? दैट इज द
एक्सरे डिस्कवर करी थी रॉयटसन ने डिस्कवर करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इन इंडिया न्यूक्लियर वेपन वॉज टेस्टेड एट, पहला बार न्यूक्लियर वेपन जो है टेस्ट कब हुआ था? 18 मई 1974 के अंदर हुआ था, और इसको हम क्या कहते हैं? पोखरण 1, और इसको दूसरा नाम क्या कहते थे? स्माइलिंग बुद्धा वॉज अ प्रोजेक्ट नेम। और दूसरा हमारा 1998 में हुआ था, और अगेन इसका भी पोखरण 2 हुआ था। पोखरण 1 हुआ है जी आपका, आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। पोखरण के अंदर ये टेस्ट देखने को आपको मिला था, और कहाँ पे है ये पोखरण? राजस्थान में देखने को आपको मिला था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बम में डिफरेंस क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भी आपका बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे आपका एटॉमिक बम में चलता है, जाने कि यहाँ पे भी जो है रिएक्शन वैसी की वैसी होंगी। आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में भी जो है एक न्यूट्रॉन जो है आगे टूटेगा और आगे चेन रिएक्शन बनाएगा। एटॉमिक बम में भी यही होता है, चेन रिएक्शन बनता है, न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन बनाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर जो बेस्ड है आपका कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है और फ्यूजन रिएक्शन होती है, विखंडन होता है। लेकिन एटॉमिक बम में जो होता है अनकंट्रोल्ड होता है, जैसे कि हमने हिरोशिमा नागासाकी में देखा था। तो अनकंट्रोल्ड वाला एटॉमिक बम में, कंट्रोल्ड वाला न्यूक्लियर रिएक्टर में, यही डिफरेंस है मेन वाला, ठीक है। बाकी दोनों में ही आपकी चेन रिएक्शन तो बनती है। दैट मीन्स द चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, एटॉमिक बम में अनकंट्रोल्ड होती है। बी ऑप्शन बनेगा आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो धर्मिता जो है किसके द्वारा मापी जाती है इनमें से? तो वो मापी जाती है आपके दैट इज गीजर मूलर काउंटर, गीजर मूलर काउंटर से। ये आपको याद करना है, जिसमें आपका अल्फा बीटा गामा रेज डिटेक्ट की जाती हैं और आपकी कैलकुलेशन की जाती है। ज़्यादा इसमें जाना नहीं है कि किस तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है वगैरह, कुछ नहीं याद करना, बस आपको आंसर याद करना है। दैट इज गीजर मूलर काउंटर इज द करेक्ट आंसर। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कैलोरीमीटर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बात आ जाएगी हीट की, हीट कितनी हो रही है केमिकल रिएक्शन से निकलती है, उसको मेजर कहां से करते हैं? कैलोरीमीटर से। फिर लिखा हुआ है पोलैरीमीटर जो होता है आपका एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने में आपका हेल्प करता है। जब आपकी पोलराइज लाइट जो है किसी भी चीज में क्रॉस करती है, पोलराइज लाइट, तब एंगल ऑफ रोटेशन जो है आपका पोलैरीमीटर से हम जांच करते हैं। बैरोमीटर की बात करते हैं तो बैरोमीटर आपका बैरोमीटर जो है आपका प्रेशर मापने को काम आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडल दाब को। अगर बैरोमीटर के आपको वो भी पूछे जाते हैं, बैरोमीटर डिस्कवर किसने किया था? इन्वेंट किसने किया था? डिस्कवर नहीं, टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था। बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाए तो वहां पे तूफान आने वाला है, स्टॉर्म। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो मतलब आसमान वहां पे रेन, बारिश आने वाली है। अगर मैं कहूं कि धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? जब ऊपर उठ रही है तो आसमान साफ है, द क्लियर वेदर इज देयर, क्लियर वेदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा, दैट इज गीजर मूलर काउंटर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये है आपका जो प्रोसेस है गीजर काउंटर, तो ये आपको याद रख लेना है। इस तरीके से आपका प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंफर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स ए गामा रेज एमिटिंग आइसोटोप्स और नॉट। इन निम्नलिखित में से किसका उपयोग है पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है कि पीने के पानी में आइसोटोप उत्सर्जित करने वाला गामा है या नहीं? मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर गामा आइसोटोप है या नहीं, तो कौन सा आप मेथड यूज करते हैं इसमें? तो दैट इज कॉल्ड, ये भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है याद करने वाला, दैट इज सिंटिलेशन काउंटर हम यूज किया जाता है, जिसमें आपका रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन, रेडियोएक्टिव सर्वे मीटर, रेडिएशन सर्वे मीटर यूज किया जाता है, ठीक है। रेडियोमीटर ऐसे, ठीक है। और प्लस न्यूक्लियर प्लांट सेफ्टी कि आपका प्लांट जो है सेफ है या नहीं है, न्यूक्लियर प्लांट सेफ्टी यूज़ करी जाती है। और प्लस मेडिकल इमेजिंग यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये आपकी रेडिएशन वगैरह यूज़ करके ये प्रोसेस पूरे किए जाते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? सिंटिलेशन काउंटर इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बनेगा राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका सिंटिलेशन काउंटर। अगेन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको मैंने ये मेथड दिखाना था कि किस तरीके से होता है। इसमें आप प्रॉपर तरीके से कंटेमिनेशन वगैरह, रेडिएशन वगैरह चेक करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट सेफ्टी चेक करते हैं, सारी चीज़ें इसमें करी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन ए बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम। देखिए जी, जब भी आपके इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो कहाँ से आते हैं? अब एक चीज़ बताओ, जब भी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई सब्सटेंस है आपका मतलब टूट रहा है, और टूटना अपन न्यूट्रॉन से डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जब भी एक न्यूट्रॉन निकलेगा, मतलब एक न्यूट्रॉन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका मतलब क्या हो गया? ये या तो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा,
प्रोटॉन क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसे होगा 1, ठीक है। और प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, माइनस माइनस करेंगे तो इसका 0 बन जाएगा, और इसको प्लस माइनस करोगे तब भी आपका 1 रहेगा। तो मतलब क्या होगा, एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। यही आपका क्या होता है, बीटा रेडिएशन देखने को आपको मिलता है। तो दैट मीन्स द डिके ऑफ द न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द बीटा रेडिएशन, जिसमें आपका ना तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है बाद में, ना ही आपका ना ही एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ना ही आपका मास नंबर चेंज हो रहा है। तो यहां पे जैसे इसने लिखा हुआ है 1 न्यूट्रॉन, ये डिके हुआ, ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और आपकी एंटी न्यूट्रिनो भी निकल आया। तो ये होता है आपका बीटा डिके, जिसमें आपका न्यूट्रॉन जो है आपका डिके होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द हेवीएस्ट नेचुरल यूरेनियम अकरिंग एलिमेंट इज, प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व इनमें से कौन सा है। तो देखिए जी, जैसे थोरियम है, मैंने आपको बताया थोरियम अभी मोनाजाइट सैंड से निकाला, मोनाजाइट सैंड से निकाला जाता है, ठीक है, केरला की। और थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 90। फिर आ गया आपका यूरेनियम, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है आपका 92, और दोनों की जो ओर है यानी कि अयस्क वो है पिच ब्लेंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पिच ब्लेंड। और उसके बाद आ गया मरकरी, मरकरी का होता है जी 80। मरकरी आपका एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड है, तरल है, रूम टेम्परेचर के ऊपर, धातु है ये। उसके बाद है पोलोनियम, पोलोनियम है 84। तो अब इसमें सबसे भारी कौन सा हो गया आपका, यूरेनियम वाला हो गया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इज द राइट वन। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपका रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, डजंट शो रेडियो एक्टिविटी। यूरेनियम करता है, थोरियम करता है, पोलोनियम करता है, एल्यूमिनियम नहीं करता। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, जिसमें आपका एटॉमिक नंबर 13 है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक आपका, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रेडियो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो मेटल है, धातु, सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल धातु जो है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ओर कौन सी है, बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम की ओर कौन सी है, करंडम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखना है आपको। आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। और यूरेनियम थोरियम की ओर तो मैंने आपको बताई थी, पिच ब्लेंड होती है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो फिजनेबल मटेरियल है जो बॉम्ब फेंका गया था नागासाकी के ऊपर जापान में 1945 में, तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया था। अब एक चीज देखते हैं, पहले आपका हिरोशिमा में फेंका गया था, हिरोशिमा में, और दूसरा बम फेंका था इन्होंने नागासाकी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिरोशिमा का जो नाम था दैट इज लिटिल बॉय, और नागासाकी का नाम था फैट मैन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में फेंका गया था, और 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी में फेंका गया था। अब ये आपको मटेरियल पूछा जा सकता है कि जो हिरोशिमा वाला मटेरियल है ये हमने यूज किया था यूरेनियम 235, और नागासाकी वाला यूज किया था प्लूटोनियम 239। तो इसमें नागासाकी का क्वेश्चन पूछा है उसने, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। प्लूटोनियम 239 जो है आपका यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम जो है, सोडियम को हम यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील मटेरियल है। और यूरेनियम की ओर है आपकी पिच ब्लेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। और यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम डेटिंग वर्ड होता है, कई बार पेपर में आ जाता है यूरेनियम डेटिंग। ये क्या करता है, जो आपके पहाड़ वगैरह होते हैं, रॉक्स वगैरह, उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर इज थर्ड ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिव नोबल गैस इनमें से कौन सी है, अक्रिय गैस इनमें से कौन सी है। रेडियो एक्टिव नोबल गैस क्या होती हैं आपकी, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है, ना ही कोई रंग है, ठीक है, ये ऐसी आपकी डेट इज रेडियो एक्टिव गैस होती हैं, टेस्टलेस, ठीक है, ऐसे होती हैं, याद रखिए, ना ही कोई स्मेल वगैरह होती है। इसमें रेडियो एक्टिव पूछा है तो वो होती है रेडॉन। रेडॉन जो है आपकी कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में भी यूज कर ली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, रेडॉन यूज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है जी, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर आर। देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है गामा, देन उसके बाद बीटा, देन उसके बाद अल्फा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ये बनेगा बी ऑप्शन। डिक्रीजिंग में जाना था, सबसे ज्यादा गामा, देन बीटा, देन अल्फा, बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और मैंने आपको बताया था कोई भी सब्सटेंस अल्फा, बीटा और गामा रेज निकालता है तो वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर है गामा रेज की ज्यादा होती है, तभी ये आपके कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम यूज कर लेते हैं। बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो चेंज इन द रेडियोएक्टिव एलिमेंट मास और चार्ज ड्यूरिंग। रेडियोएक्टिव तत्व में ना ही कोई बदलाव आ रहा है मास या चार्ज में, जाने के ना तो द्रव्यमान में,
ठीक है, ना ही उसके चार्ज में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ये कब नहीं होता? जब उसका प्रॉपर तरीके से गामा एमिशन होता है। गामा एमिशन का मतलब गामा रेज क्या होती है? नो चार्ज नो मास, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना, अल्फा बीटा, अल्फा तो आपको पता है क्या, हीलियम मॉलिक्यूल होता है, और बीटा आपको पता है दैट इज E0-1 ये होता है। ऑक्सीडेशन का प्लस होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह लूज करते हैं। तो गामा में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसमें आपका कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो वो कौन सी होंगी? गामा रेज होंगी। बाकियों में सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजन, विखंडन जो है ये किसके प्रभाव से होता है? विखंडन किसके प्रभाव से होता है? अभी मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन के प्रभाव से। न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम 235 पे लगा, स्प्लिटिंग हुआ, फ्यूजनेबल मटेरियल, और इस तरीके से पूरी चेन रिएक्शन बन जाती है। तो न्यूट्रॉन के कारण देखने को आपको मिलता है न्यूक्लियर फिजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विखंडन। और न्यूक्लियर फिजन जो होता है एटम बॉम्ब में होता है। एटम बॉम्ब में मैंने आपको बताया था, परमाणु बम में अनकंट्रोल्ड वे में देखने को आपको मिलता है फिजन। और अगर मैं पूछूं आपसे कंट्रोल्ड वे में कि हाँ आपका ठीक तरीके से हो सकता है, कंट्रोल्ड वे में किस में होता है? आपका कंट्रोल्ड वे में होता है दैट इज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर देखने को आपको मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। और प्रोटॉन इज वन कुछ भी लगा लो, 1x1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन E0-1, मतलब यहाँ पे मास नंबर ऊपर है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, ठीक है। दैट्स इट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? ये तो अब आप बता ही दोगे, बिना सोचे समझे भी आप आंसर बता दोगे इसका। क्या? दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ से मिलता है भाई? पिच ब्लेंड से मिलता है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 92। अभी हमने डिस्कस भी किया था, 92। अब यहाँ पे कोबाल्ट लिखा गया है। कोबाल्ट मैंने आपको बताया था, कोबाल्ट यूज करते हैं हम कैंसर ट्रीटमेंट में, और खास करके कौन सा? कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है। आर्गन गैस होती है आपके जो है ट्यूब होती है उसमें, ठीक है। आर्गन गैस देखने को आपको मिलती है। और क्रोमियम जो होता है, निकल, क्रोमियम वगैरह, आयरन वगैरह, कार्बन, ये स्टेनलेस स्टील में देखने को आपको मिलते हैं। क्रोमियम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन द स्टेनलेस स्टील, इस्पात के अंदर, ठीक है। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद करना है, बाकी सारी चीज़ें। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या होता है? एक न्यूरॉन क्या होता है भाई? हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का एक टिश्यू है, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन जो होता है हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबा सेल देखने को आपको मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी रीजनरेशन पावर, यानी कि दोबारा बनने की शक्ति जो है, यहाँ पे रीजनरेटिव पावर जो है कम देखने को आपको मिलती है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव? इनमें से रेडियोधर्मी कौन सा है? सीजियम, प्लेटिनम, स्ट्रोंशियम, थोरियम। तो आंसर ये आपका सीधा क्या बनेगा? थोरियम। और थोरियम का एटॉमिक नंबर इज 90, और इसकी और पिच ब्लेंड अभी हमने डिस्कस भी किया था। और सीजियम मैंने आपको बता दूं, सीजियम जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल वगैरह में यूज़ किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में पूछा जाता है आपसे पेपर में। प्लेटिनम को अगर आपने शुद्ध करना हो तो आप यूज़ करते हो एक्वा रेगिया, अमलराज, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट HCl के प्लस 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का देखने को आपको मिलता है, 1 HNO3। स्ट्रोंशियम जो होता है, जब पटाखों में रेड कलर आता है, वो स्ट्रोंशियम के कारण देखने को मिलता है। और बेरियम के कारण होता है ग्रीन कलर पटाखों के अंदर, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, थोरियम इज द करेक्ट वन। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जितनी भी लेक्चर्स अपडेट होते हैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दे दी जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।